स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल CS एकेडमी में। जैसा कि आप देख रहे हैं कि अभी नई भर्ती आने वाली है दिल्ली पुलिस और SSC GD, तो कृपया ये बहुत बड़ी वैकेंसी है दिल्ली पुलिस का, तो आप इस सभी फॉर्म को भर दें। और आज हम लोग गवर्नर जनरल से महत्वपूर्ण सबसे पहले तो मुख्य बिंदु को पढ़ेंगे। तो गवर्नर जनरल का पिछला वीडियो आप देखे होंगे, उस पिछले वीडियो को देखने के बाद आज हम लोग गवर्नर जनरल की शुरुआत करेंगे। इससे देखिए, गवर्नर जनरल और वायसराय, इसकी बात करेंगे हम लोग। तो सबसे पहले हम देखेंगे गवर्नर जनरल। देखिए ये क्या बोला आपका, गवर्नर जनरल और वायसराय। गवर्नर जनरल और वायसराय से संबंधित, ठीक है। तो देखिए क्या बोला, सबसे पहले आप क्लाइव के बारे में देखेंगे। क्लाइव के समय में असैनिक तथा सैनिक, देखिए असैनिक और सैनिक दोनों ही सुधार हुए। तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट एक एक पॉइंट देखिए, ये आपका VVI है सभी एग्जाम्स के लिए, कि क्लाइव के समय में सैनिक और असैनिक दोनों ही प्रकार के सुधार हुए। असैनिक सुधारों के अंतर्गत क्लाइव ने उपहार लेना, देखिए उपहार लेना तथा निजी व्यापार बंद कर दिया। भाई क्लाइव के अनुसार असैनिक सुधार में कहा कि भाई कोई उपहार नहीं लेगा और निजी व्यापार दोनों ही प्रकार के बंद होंगे। चूंकि कंपनी व्यापार करेगी, उसने आंतरिक कर देना अनिवार्य बना दिया। तो ये भी पॉइंट आपका क्लाइव के समय में आंतरिक कर देना अनिवार्य कर दिया गया। सैनिक सुधारों के अंतर्गत क्लाइव ने आज्ञा दी कि दोहरा भत्ता देना बंद कर दिया जाए तथा जनवरी 1766 से यह भत्ता केवल उन सैनिकों को ही मिलता था, जो देखिए उन सैनिकों को ही मिलता था जो बंगाल तथा बिहार की सीमा से बाहर कार्य करते थे, ठीक है। तो ये क्लाइव के समय में किया गया कुछ महत्वपूर्ण कार्य हैं। अपने देखिए क्लाइव ने अपने प्रशासनिक सुधारों के अंतर्गत हेस्टिंग ने, देखिए अपने प्रशासनिक सुधारों के अंतर्गत हेस्टिंग ने सर्वप्रथम 1772 में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, देखिए कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के आदेशानुसार बंगाल में द्वैध शासन की समाप्ति की घोषणा कर दी, ठीक है। तो ये बात याद रखेंगे कि हेस्टिंग ने सर्वप्रथम 1772 में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के आदेशानुसार बंगाल में द्वैध शासन को क्या कर दिया, द्वैध शासन को उसने द्वैध शासन के समाप्ति की घोषणा कर दी। तो जब भी प्रश्न आए कि भाई किसने, तो हेस्टिंगस ने। और राजकीय कोषागार का स्थानांतरण देखिए कहाँ पर कर दिया, मुर्शिदाबाद से कलकत्ता कर दिया। फिर कहते हैं वारेन हेस्टिंगस का विचार था कि समस्त भूमि शासक की ही है, बिल्कुल जो शासन कर रहे हैं, जो राजा हैं, उन्हीं की समस्त भूमि है। हेस्टिंगस के अनुसार, वारेन हेस्टिंगस के अनुसार राजस्व सुधारों को व्यवस्थित करने के लिए उसने परीक्षण और अशुद्धि, ट्रायल एंड एरर के नियम को अपनाया, ठीक है। तो ये वारेन हेस्टिंगस के समय के कुछ महत्वपूर्ण काम है। इसके पहले के वीडियो में हमने कुछ महत्वपूर्ण गवर्नर जनरल से आपको पॉइंट्स लिखवाए हैं, सीक्वेंस में बताया है, इसलिए मैं अब इसमें आगे की तरफ इसका मुख्य बिंदु ही देखूंगा। देखिए रेगुलेटिंग एक्ट जो है ये कंपनी के लिए था। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में आया था रेगुलेटिंग एक्ट, और इसके रेगुलेटिंग एक्ट के तहत ब्रिटिश संसद के द्वारा बंगाल में पहली बार कॉलेजिएट सरकार की व्यवस्था की गई, ठीक है। तो रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बंगाल में पहली बार कॉलेजिएट सरकार की व्यवस्था की गई। इस सरकार में एक अध्यक्ष तथा 4 सदस्य का प्रावधान किया गया, ठीक है। तो आगे देखेंगे नेक्स्ट, अध्यक्ष को क्या नाम दिया गया इस कॉलेजिएट के द्वारा, अध्यक्ष को गवर्नर जनरल का पद नाम दिया गया। तो 1773 में कॉलेजिएट के तहत अध्यक्ष का चुनाव हुआ और उस अध्यक्ष को क्या कहा जाने लगा, गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। नेक्स्ट देखेंगे हम वारेन हेस्टिंगस 1774 में बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल नियुक्त हुआ। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट VVI क्वेश्चन है कि बंगाल का पहला गवर्नर जनरल किसे बनाया गया, किससे नियुक्त किया गया। तो आंसर बनेगा वारेन हेस्टिंगस 1774। वारेन हेस्टिंगस 1774 में बंगाल का गवर्नर जनरल नियुक्त हुआ।
जन प्रशासन की नींव वारेन हेस्टिंग्स द्वारा मजबूती से रखी गई थी, जिस पर ऊपरी संरचना कॉर्नवालिस ने तैयार किया था। ठीक है, तो इस पॉइंट को अच्छे से याद करें। अब कॉर्नवालिस का काम शुरू हो गया। कॉर्नवालिस के समय में न्यायिक सुधार, फौजदारी कानून, दो प्रकार के कानून, फौजदारी कानून और दीवानी कानून होते हैं। तो आप देखेंगे कॉर्नवालिस के समय में फौजदारी कानून में सुधार किए गए, पुलिस सुधार, कर संबंधी सुधार और व्यापारिक सुधार से जन प्रशासन की नींव पड़ी। ठीक है, 15 जनवरी 1784 एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना, ये भी देख लीजिए। ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट वीबीआई पॉइंट है कि 15 जनवरी 1784 को एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की गई। तो इसके उपरांत हम एमसीक्यू क्वेश्चन कराएंगे, तो उसमें ये सारे पॉइंट आपको याद रखने होंगे। अच्छे से आप एक एक बिंदु पर अच्छे से पढ़ लें। मॉडर्न हिस्ट्री का सबसे महत्वपूर्ण आपका ये टॉपिक है। चलिए नेक्स्ट, 15 जनवरी 1784 से हम देखेंगे एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना के समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना के समय लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स 1774 से 1785 तक रहा। फिर कह रहे हैं सुरक्षा प्रकोष्ठ या घेरे की नीति वारेन हेस्टिंग्स तथा वेलेजली संबंधित है। देखिए, सुरक्षा प्रकोष्ठ तथा घेरे की नीति, इन दोनों से संबंधित गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स और लॉर्ड वेलेजली, ये दोनों थे। वारेन हेस्टिंग्स के अन्यायपूर्ण तथा निरंकुश कार्यों के कारण उस पर महाभियोग का मुकदमा चलाया गया। तो पहली बात आप जान लीजिए, इकलौता ऐसा गवर्नर जनरल रहा ही जिस पर ब्रिटिश संसद में महाभियोग का मुकदमा चलाया गया, वारेन हेस्टिंग्स पर, है ना। 1788 से 1795 तक चलता रहा, किंतु ब्रिटिश संसद ने उसकी सेवाओं को देखते हुए उसे सभी दोषों से मुक्त कर दिया। तो वारेन हेस्टिंग्स एक ऐसा गवर्नर जनरल है जिस पर ब्रिटिश संसद में महाभियोग चलाया गया, लेकिन ब्रिटिश संसद ने उसके कार्यों को देखते हुए उसे मुक्त करने की घोषणा कर दी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ा जाए। उसे मुक्त करने की घोषणा कर दी गई। नेक्स्ट, रियासतों की अगर हम बात करें तो भारत में कई रियासतें थी, है ना, के प्रति प्रमुख ब्रिटिश नीतियां निम्नलिखित थी। तो ये आपको मुख्य रूप से ये सभी बिंदु आपको याद करने होंगे। कंपनी का भारतीय रियासतों से समानता के लिए संघर्ष 1740 से 65। सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति अभी आपने देखा, या घेरे की नीति 1765 से 1813। अधीनस्थ पार्थक्य की नीति ये 1813 से 1857। अधीनस्थ संघ की नीति 1858 से 1935 और बराबर के संघ की नीति 1935 से 1947। तो रियासतों के प्रति प्रमुख ब्रिटिश नीतियां जो थी ये आपकी प्रमुख थी। तो इन नीतियों के बारे में जानेंगे। नेक्स्ट, अभी हमने आपको जस्ट बताया कि दो प्रकार के मामले होते थे, एक दीवानी मामले और दूसरी फौजदारी मामले। तो दीवानी मामले जो होते थे ये मामले जमीन से जुड़े होते थे, और फौजदारी मामले जो होते थे ये मारपीट संबंधी ये मामले होते थे। कह रहे हैं कि कचहरियों के श्रेणीबद्ध संगठनों के जरिए न्याय प्रदान करने की एक नई व्यवस्था की नींव अंग्रेजों ने रखी। इस व्यवस्था को वारेन हेस्टिंग्स ने आरंभ किया। तो दीवानी और फौजदारी में न्याय देने के लिए अंग्रेजों ने, है ना, न्याय प्रदान करने के लिए एक नई व्यवस्था बनाई, और इस व्यवस्था को वारेन हेस्टिंग्स ने प्रारंभ किया, मगर कॉर्नवालिस ने इसे और सुदृढ़ बनाया ताकि कलेक्टर के हाथों में केंद्रित कर दी गई। देखिए, कॉर्नवालिस ने और मजबूत किया और कलेक्टर के हाथों में दे दी गई। 1787 में जिले के प्रभारी कलेक्टर को दीवानी अदालतों के दीवानी न्यायाधीश भी नियुक्त कर दिया गया था। तो इस बिंदु को आप देख लीजिए, 1787 को कलेक्टरों को दीवानी न्यायाधीश के रूप में नियुक्त कर दिया गया। ये सब काम कॉर्नवालिस के समय में ही हो रहे हैं। इसके अतिरिक्त इन्हें फौजदारी शक्तियां और सीमित मामलों में फौजदारी न्याय का भी अधिकार दे दिया गया था। तो कॉर्नवालिस के समय में इतने काम किए गए। देखिए, वर्तमान के सभी एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है, तो आप इसका अध्ययन करेंगे। बिना गवर्नर जनरल को पढ़े, गवर्नर को पढ़े मॉडर्न हिस्ट्री पर कमांड नहीं हो सकता है। तो बच्चों,
इसको अच्छे से पढ़ना है, बार बार पढ़ना है। ये 1790 से 92 के बीच भारतीय न्यायाधीशों से युक्त जिला फौजदारी अदालतों को समाप्त कर उसके स्थान पर 4 भ्रमण करने वाले न्यायालय 3 बंगाल हेतु एवं 1 बिहार के लिए प्रारंभ किए गए, नियुक्त किए गए। देखिए 1790-92 के बीच इसे इन अदालतों को, फौजदारी अदालतों को समाप्त कर दिया गया और कह रहे हैं कि 4 भ्रमण करने वाले न्यायालय बने, जिसमें 3 बने बंगाल में और 1 बने बिहार के लिए नियुक्त हुआ। इन अदालतों की अध्यक्षता यूरोपीय व्यक्ति द्वारा भारतीय काजी एवं मुफ्ती के सहयोग से की जाती थी। लॉर्ड कॉर्नवालिस की अगर हम बात करें, ने कानून की विशिष्टता का नियम जो इससे पूर्ण नहीं था भारत में लागू किया। देखिए कानून की विशिष्टता पहले नहीं थी, लेकिन कॉर्नवालिस ने इसे लागू किया। कॉर्नवालिस ने अपने न्यायिक सुधारों को 1793 तक अंतिम रूप देकर, है ना, उन्होंने कॉर्नवालिस संहिता के रूप में प्रस्तुत किया। ठीक है, तो कॉर्नवालिस का कार्यकाल विशेष रहा कानून के मामले में अगर हम देखें। ठीक है, तो ये आपका हमने देखा, यह सुधार प्रसिद्ध सिद्धांत शक्तियों के पृथक्करण पर आधारित था। इसके तहत उसने कर तथा प्रशासन को पृथक कर दिया। उसके बाद क्या किया इसने, कलेक्टर की न्यायिक तथा फौजदारी शक्तियां ले ली। ये दोनों ही प्रकार के कॉर्नवालिस ने कलेक्टर से शक्तियां ले ली, न्यायिक भी ले ली और फौजदारी भी ले ली, और उसके पास केवल कर संबंधी शक्तियां ही रह गई। जिला दीवानी न्यायालय में कार्य करने के लिए नए अधिकारियों की एक श्रेणी बनाई गई। जिला न्यायाधीशों को फौजदारी तथा पुलिस के कार्य भी दे दिए गए। भारत की प्रसंविधाबद्ध सिविल सेवा या लोक सेवा प्रारंभ कॉर्नवालिस के द्वारा की गई। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट, भारत में सिविल सेवा की शुरुआत कॉर्नवालिस के द्वारा की गई। और लॉर्ड कॉर्नवालिस 1786 से 1793 ईस्वी एवं 30 जुलाई 1805 से 5 अक्टूबर 1805 तक बंगाल का गवर्नर जनरल रहा। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस जो है बंगाल का गवर्नर जनरल कम समय तक 30 जुलाई 1805 से 5 अक्टूबर 1805 तक बंगाल का गवर्नर जनरल रहा। इसकी मृत्यु 5 अक्टूबर 1805 को गाजीपुर में हो गई। तो पिछले क्लास में हमने आपको बता दिया था कि इसकी कब्र भी कहाँ पे है, इसकी कब्र भी गाजीपुर में ही बनाई गई थी। इसकी कब्र गाजीपुर में ही बनाई थी। चलिए तो देखेंगे, इसकी मृत्यु 5 अक्टूबर 1805। इसकी कब्र की बात करें, कब्र गाजीपुर में स्थित है। लॉर्ड वेलेजली 1798 1805 सहायक संधि स्वीकार करने वाला पहला राज्य हैदराबाद। तो भाई ये आपका महत्वपूर्ण सवाल है कि लॉर्ड वेलेजली का पहला सहायक संधि स्वीकार करने वाला राज्य कौन है, हैदराबाद। देखिए बसीन की संधि 1800 में, दिसंबर 1802 में पेशवा बाजीराव द्वितीय और अंग्रेजों के हुई थी। क्वेश्चन सबका आएगा, बसीन की संधि किसके बीच में हुई थी, तो बाजीराव द्वितीय एवं अंग्रेजों के बीच हुई थी। ठीक है, तो इस प्रकार हम आगे बढ़ेंगे। लॉर्ड वेलेजली की सहायक संधि, मोस्ट इंपॉर्टेंट, को स्वीकार करने वाला पहला मराठा पेशवा बाजीराव द्वितीय था। ये जो प्रश्न है आपके सभी के लिए अति महत्वपूर्ण। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें, पहला था सरदार पेशवा बाजीराव द्वितीय था। और पेशवा बाजीराव द्वितीय और अंग्रेजों के में बस संधि हुई थी। और पहला सहायक संधि स्वीकार करने वाला मराठा जो आपका सरदार था पेशवा बाजीराव द्वितीय। तो इस बात को याद रखेंगे। इस यानी कि इनकी संधि के बाजीराव द्वितीय ने अंग्रेजों की संरक्षण स्वीकार कर ली। इन्होंने कि भैया हम संरक्षण, आप ही संरक्षण में रहेंगे। इस संधि की शर्तों के अनुसार अंग्रेजों ने पेशवा को पूना में स्थापित करने के साथ लगभग 60,000 देखिए सैनिक पेशवा की रक्षा हेतु उसके राज्य में रखने का वादा किया। अंग्रेजों की नीति थी, अंग्रेज जो हैं वो पहले सैनिक रखते थे, बाद में धीरे धीरे उस स्थान को, उस रियासत को हड़प लेते थे।
तो बाजीराव द्वितीय से कहा अंग्रेजों ने कि 60,000 सैनिक पेशवा की रक्षा के लिए अपने राज्य में रखें, जबकि इसके बदले में पेशवा ने अंग्रेजों को 26 लाख रुपए वार्षिक आय वाले क्षेत्र प्रदान करने पर सहमति जता दी। आपके एग्जाम के लिए बसीन की अति आवश्यक है। बसीन संधि बाजीराव द्वितीय और अंग्रेजों के बीच हुई थी और यह पहला जो सरदार था मराठा सरदार जिसने अंग्रेजों की संरक्षण स्वीकार किया। नेक्स्ट पॉइंट को हम लॉर्ड वेलेस्ली का काल हम देखें। सबसे पहले हम बात करें लॉर्ड वेलेस्ली कब से कब तक, 1798 से 1805 ने भारतीय राज को अंग्रेजी राजनैतिक परिधि लाने के लिए सहायक संधि प्रणाली। तो जब भी सवाल आएगा कि सहायक संधि के समय में आया तो लॉर्ड वेलेस्ली के समय में सहायक संधि आया। तो सहायक संधि आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट। सहायक संधि का क्या किया, आविष्कार नहीं किया। इस प्रणाली का अस्तित्व तो पहले से ही था, वह क्रमिक रूप से विकसित हुई। डुप्ले प्रथम यूरोपीय था अपनी सेना पर भारतीय राजाओं को दी। तो आप देखिए डुप्ले ऐसा मतलब यूरोपीय था, व्यक्ति था जिस भारतीय राजाओं को थी। अंग्रेजों ने भी यह प्रणाली अपनाई। प्रथम सहायक संधि 1765 में हुई और यह किसने की, तो अवध से की गई। ठीक, तो प्रथम सहायक संधि अवध से की, बिल्कुल। तो प्रथम सहायक संधि स्वीकार करने वाला जो रियासत था 1765 अवध। और कंपनी ने निश्चित धन के बदले उसकी सीमाओं की रक्षा करने का वचन दिया। तो अवध को एक संधि के साथ लाया गया और कंपनी ने कहा कि भाई इसने अवध के नवाब कहा कि हम हमारी सीमाओं की रक्षा करेंगे तो हम आपको वेतन वगैरह, ये अंग्रेज बहुत अपने सीमाओं की रक्षा करवाते थे और जो उसके शासक थे जिस रियासत के, उन्हें ही उन सैनिकों का पेमेंट देना पड़ता था, उन सैनिकों का वेतन देना पड़ता था मूल रूप से। धीरे अंग्रेज अपने सैनिक बढ़ते जाते थे और रियासतों को, तो धीरे धीरे हमारी भी आई। तो ये जो लिस्ट आप देख रहे हैं, ये पूरा लिस्ट आपको याद होना चाहिए। लॉर्ड वेलेस्ली विशिष्ट रूप से प्रवर्तक सहायक संधि को स्वीकार करने वाले राज्य कौन कौन है बच्चों? हैदराबाद 1758, सबसे पहले अवध 1765, हैदराबाद 98, 1800, मैसूर कर्नाटक जो पहले 1799, इंदौर अकबर 1799, फिर से देख लेंगे अवध 1801, पेशवाओं को 1802 में, बरार बीदर वगैरह ये सब जो थे जो उस समय बदले थे राष्ट्र में, ये 1803, सिंधिया, तो सिंधिया ये आपका ग्वालियर मध्य प्रदेश 1804, और जोधपुर, जयपुर, मछेरी, बूंदी, भरतपुर, ये सभी वो मूल स्थान हैं से आप याद कर लीजिए। ये रियासतें वो हैं जिसमें लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि को है ना स्वीकार कर लिया और ये करेगा। ये अपने सैनिक भरकर धीरे धीरे हड़पने की नीति बना रहे थे। ठीक है, नेक्स्ट हम अगले पॉइंट देखें। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट, लॉर्ड विलियम बेंटिक की बात करेंगे, ने जुलाई 1828 में गवर्नर जनरल का कार्य संभाला। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट 1828 में लॉर्ड विलियम बेंटिक ने गवर्नर जनरल का पद संभाला। और देखिए इसने क्या क्या काम किया, सती प्रथा को समाप्त किया, बालिका शिशु वध को समाप्त किया, इन कुरीतियों को समाप्त करने का काम किया था। किसने? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक ने इन सामाजिक कुरीतियों को समाप्त करने में मुख्य भूमिका निभाई थी, है ना। तथा अन्य काम क्या है, देश से ठगी प्रथा को समाप्त कर सही और व्यवस्था स्थापित की। उसने कोड ऑफ डायरेक्टर्स जो हैं उनकी इच्छाओं के अनुसार भारतीय रियासतों के प्रति यथासंभव तटस्थता की नीति को अपनाई, यानी उनसे मिलजुल कर काम करने की नीति अपनाई। जयपुर में व्यवस्था और व्यवस्था ऐसा उग्र रूप धारण कर लिया था, ब्रिटिश रेजिडेंट ही प्रहार कर दिया गया, परंतु इस पर बेंटिक ने हस्तक्षेप करना स्वीकार नहीं किया।
तो मैं तो मानता हूँ कि लॉर्ड विलियम बेंटिक आया तो भारत को कई प्रकार की, उस समय राजा राम मोहन थे, राजा राम मोहन और लॉर्ड विलियम बेंटिक ने मिलकर भारत की कई नीतियों को समाप्त किया। 1819 में सती प्रथा का समापन किया। चूंकि कुरीतियां हैं तो ये समाप्त होना ही चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। कह रहे हैं कि इस प्रकार जोधपुर, बूंदी, कोटा, भोपाल में उसने हस्तक्षेप नहीं किया। यद्यपि ऐसा करने के लिए पर्याप्त कारण थे, परंतु उसने इस नीति का अनुसरण छोड़ 1831 में मैसूर, देखिए अब हम बात आगे बढ़ेंगे। देखिए उसने कोई हस्तक्षेप नहीं किया और अपनी नीति का अनुसरण छोड़ 1831 में मैसूर, 1834 में कुर्ग, कर्नाटक एवं छार की रियासतों को अपने प्रदेश में मिला लिया, क्योंकि यहाँ बहुत अधिक अव्यवस्था थी। अव्यवस्था अंग्रेजों के हिसाब से थी, है ना। विलियम बेंटिक अगर हम बात करें तो 1828 से 1835 के शासन के 7 वर्षों में पूरी निरंतर युद्धों तथा संयुक्त की नीति को तिलांजलि दे दी गई। तिलांजलि का मतलब होता है अंतिम विदाई दे दी गई। भारत के इतिहास में बेंटिक का सामाजिक तथा प्रशासनिक सुधार के कारण स्मरण किया जाता है। तो लॉर्ड विलियम बेंटिक जो है के लिए आशीर्वाद के लिए था। अगर देखें तो 1828 1835 7 सालों के कार्य में इसने कई सामाजिक सुधार किए, कई प्रशासनिक सुधार किए, इसलिए इसको याद किया जाता है। 1800 देखिए अब आ गया 1833 चार्टर एक्ट के द्वारा भारतीय प्रशासन को पूर्णतः केंद्रीकृत करने का प्रयास किया गया। इस एक्ट द्वारा बंगाल गवर्नर जनरल, देखिए बंगाल गवर्नर जनरल है 1833 में को भारत का गवर्नर जनरल, वीवीआई पॉइंट का इंपॉर्टेंट, बंगाल गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया। 1833 लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत का, देखिए भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बन गया। से पूछा जाए कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, तो लॉर्ड विलियम बेंटिक था। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने कैप्टन स्लीमैन को के विरुद्ध कार्यवाही करने के लिए नियुक्त किया था। ठीक है, जो अगर हम बात करें यहाँ पर कैप्टन स्लीमैन, तो कैप्टन स्लीमैन ने 1500 ठगों को बंदी बना लिया था। ठगों को फांसी दे दी, जितने भी थे उन सभी ठगों को फांसी पर चढ़ा दिया। आगे बढ़ा जाए, कह रहे हैं कि सभी ठगों का 1837 में अंत हो गया। 1800 देखिए 1854 की बात करेंगे। सबसे 1854 ईस्वी में स्लीमैन के स्थान पर जेम्स आउट्रम को अवध का ब्रिटिश रेजिडेंट बनाया। वेरी इंपॉर्टेंट। 1854 को देखिए स्लीमैन के आउट्रम अवध का रेजिडेंट बनाया गया। उसने कहा कि अवध का प्रशासन बहुत ही दूषित है। अब देखिए आरोप लगाने लगे, क्योंकि अवध हड़पना है, तो इन्होंने कहा कि अवध का प्रशासन दूषित है तथा जनता की अवस्था बहुत ही शोचनीय। आउट्रम की रिपोर्ट को ही फरवरी 1856 में अवध के अधिग्रहण का आधार बनाया गया। यानी आउट्रम रहने पर ही, रिपोर्ट पर ही का अधिग्रहण किया गया। भाई लॉर्ड डलहौजी काफी इंपॉर्टेंट, 1848 से 1856 भूलेंगे नहीं, जीवन भर याद रखेंगे। डलहौजी आएगा तो अब हड़प नहीं कराएगा। तो अवध के नवाब वाजिद अली शाह, देखिए कहा जाता है अवध के अंतिम नवाब कौन थे, तो अवध के अंतिम नवाब वाजिद अली शाह पर शासन का आरोप लगाकर 13 फरवरी 1856 को उसे अंग्रेजी राज में मिला लिया गया। उसे अंग्रेजी राज में विलय कर लिया गया। ठीक है, अब चूंकि डलहौजी आया है 1848 से 1855 तक रहेगा और राज्यों को हड़प करेगा। अवध के अतिरिक्त डलहौजी के व्यापक सिद्धांत डोमेन ऑफ लैब्स के अंतर्गत विलय किए गए प्रदेश 1848, जयपुर एवं संबल 1849, घाट 1850, उदयपुर 1852, झांसी 1854, नागौर 1854, करौली 55, ये सब राज्यों को हड़पा गया। तो कहते हैं कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने करौली के व्यापक को अस्वीकार कर दिया। कहा कि
करौली का व्यक्तिगत डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को इसने क्या कर दिया भाई, अस्वीकार कर दिया, मना कर दिया। हम लोग इस सारे गवर्नर जनरल एक वीडियो में हम लोग देखेंगे, इसको समाप्त करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। भारत देखिए, पहले हम देखेंगे तो डलहौजी के समय में रेल निर्माण की दिशा प्रथम प्रयास। लॉर्ड डलहौजी के समय में रेल बना। 1853 में पहली रेल चली मुंबई से। डलहौजी के समय में रेल का प्रारंभ देखिए ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर रेलवे द्वारा किया गया था। भारत रेलवे के विकास मुख्य उद्देश्य कच्चे माल को देश के आंतरिक से बंदरगाह तक ले जाना था। सोचिए कि पहले यात्री होएगा तो रेलगाड़ी की शुरुआत 1853 में की गई, उसमें कच्चे माल को बंदरगाहों तक ले जाने के लिए इसमें प्रयास किया गया था, ठीक है। इसका दूसरा उद्देश्य सेना को दूर दराज के क्षेत्रों तक पहुंचाना भी था, ताकि शासकों के प्रति होने वाले किसी भी को सरलता सहजता से कुचला जा सके। तो डलहौजी के समय में शुरू किया गया। रेलवे का सर्वाधिक विस्तार 1900 के आसपास लॉर्ड कर्जन के समय हुआ। ब्रिटिशों में सबसे अधिक विस्तार कर्जन के समय हुआ। ब्रिटिश भारतीय राज्य का प्रमुख विस्तार लॉर्ड डफरिन के समय में हुआ। 1885 अंग्रेजों की स्थापना में प्रमुख विस्तार हुआ। तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध के बाद देखिए के बाद 1 जनवरी 1886 को बर्मा को ब्रिटिश भारत में मिला लिया गया, ठीक है। तो आगे जाए नेक्स्ट, डलहौजी के समय हम बात करें तो डलहौजी के पहले डलहौजी से पूर्व सार्वजनिक निर्माण का कार्य सैनिक बोर्ड पर था। कार्यकाल में पहली बार एक अलग सार्वजनिक निर्माण विभाग पीडब्ल्यू वर्क डिपार्टमेंट बनाया गया डलहौजी के समय में। और अगर हम कहें तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर के अथक प्रयासों के फलस्वरूप लॉर्ड कैनिंग के समय पुनर्विवाह अधिनियम 1856 जो है आरंभ हुआ, पारित हुआ। तो ये आपके सभी नाम के लिए काफी जरूरी है। ईश्वर चंद्र विद्यासागर के से पुनर्विवाह अधिनियम 1856 हुआ। इस नियम के नियम देखिए के विधवा विवाह को मान लिया गया और उस विवाह से उत्पन्न बालक वैध किए गए विधवाओं के कल्याण से जुड़े अन्य प्रमुख नेताओं के बारे में भी यहाँ देखेंगे। तो देखिए अन्य लोग भी इसमें सपोर्ट किए, जैसे विष्णु शास्त्री, धोंदो केशव कर्वे ने 1899 में पूना में विधवा आश्रम की स्थापना कर दी। याद करिएगा, सब टोटल याद कर लीजिएगा को अच्छे से। 1857 की जब क्रांति हुई थी तो सबसे महत्वपूर्ण परिणाम क्या था? महारानी की घोषणा की गई। 1857 की क्रांति सबको याद हो, नहीं तो हम लोग हिस्ट्री में इसको डिटेल में। तो 1857 की क्रांति के बाद महारानी की घोषणा आती है 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद के दरबार में लॉर्ड कैनिंग द्वारा उद्घोषणा की गई। इसने ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन की समाप्ति और भारत के शासन को सीधे ब्रिटिश शाही ताज अंतर्गत लाने की घोषणा की गई। तो आप देखें, ये आप 1857 क्रांति देखें तो नवंबर 1858 को इलाहाबाद में एक दरबार का आयोजन किया गया, जिसमें कैनिंग ने महारानी की उद्घोषणा को पढ़ा और कहा गया कि अब ही भारत से ईस्ट इंडिया कंपनी समाप्त हो गई। अब सीधे भारत की सत्ता ब्रिटिश शाही ताज के अंतर्गत की। इसके तहत लॉर्ड कैनिंग ब्रिटिश भारत का प्रथम वायसराय बना। भाई याद कर लीजिए इसको। 1858 में ब्रिटिश भारत का प्रथम वायसराय कौन बना? लॉर्ड कैनिंग। कौन बना भाई? लॉर्ड कैनिंग को बनाया गया। आज बात करेंगे महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री 1877 में नियुक्त किया गया। याद कर लें, 1877 में आयोजित किए गए दिल्ली दरबार में इन्हें केसरी हिंद दिया गया। तो 1877 में दिल्ली दरबार किया गया। 1877 में भारत का पहला वायसराय नियुक्त किया गया। 1877 में भारत की सामग्री की घोषणा की गई, नियुक्त की गई। विक्टोरिया को, महारानी विक्टोरिया को केसरी हिंद की उपाधि प्रदान की गई।
ठीक है, चलिए आगे बढ़ा जाए, नेक्स्ट बिंदु को देखेंगे। प्रथम देखिए, प्रथम देखिए प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध 1839 से 1842 ईस्वी के मध्य हुआ था। इस दौरान भारत के गवर्नर जनरल ऑकलैंड थे। 1839 से 1842 लॉर्ड लीटन के समय द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध था। 1843 के 5 के द्वारा भारत तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड एलन दास प्रथा का उल्लंघन किया। बिल्कुल, ये सभी पॉइंट्स आपके इंपॉर्टेंट हैं। इसके कारण 1842 से 44 के दौरान एलन है ना आया कि 42 से 44 के दौरान अगस्त 1843 सिंध को पूर्ण रूप से ब्रिटिश राज्य में मिला लिया। अगर हम बात करें तो कह रहे चतुरापूर्ण निष्क्रियता या कुशल अकर्मण्यता की नीति है ना आंग्ल अफगान संबंधों के समय में लॉर्ड एलन के काल में प्रारंभ हुई और लॉर्ड नॉर्थ के काल तक चलती रही। इस काल को कुशल आक्रमण्यता की नीति का काल कहा जाता है। इस नीति को जॉन लॉरेंस के नाम से विशिष्ट रूप से सम्मान किया जाता है, क्योंकि इसके वायसराय काल में इस नीति का अनुसरण करने का स्पष्ट अवसर मिला और इस नीति की रूपरेखा स्पष्ट से निश्चित की गई थी। कुशल आक्रमण्यता शब्द देखेंगे W.S. वाइली इन बड़ा रिव्यू के एक लेख में प्रयोग किया। चलिए अगला बात करेंगे। देखिए अगला पॉइंट है कि भाई भारत में अंग्रेज के समय में प्रथम जनगणना लॉर्ड मेयो के समय में कब हुआ? 1872 में हुआ। 1872 में जनगणना, लेकिन यह नियमित जनगणना नहीं थी कि लॉर्ड 1881 में नियमित जनगणना की गई। तो पॉइंट लॉर्ड मेयो 1969 से 72 तक रहा। हत्या अंडमान निकोबार द्वीप के भ्रमण के दौरान शेर अली अफरीदी नामक कैदी द्वारा कर दी। तो यह भी आपका आता है, यह इकलौता आपका लॉर्ड मेयो की हत्या होती है और एक शेर अली अफरीदी द्वारा कैदी द्वारा उसकी हत्या कर दी गई। मेयो प्रथम गवर्नर जनरल था जिसकी हत्या उसके कार्यकाल में की गई थी। तो इस बात को याद करें, कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट है पॉइंट। आगे बढ़ेंगे, कह रहे हैं 1876 में, देखिए 1876 ईस्वी में लीटन के वायसराय आने पर, देखिए अब लीटन और लीटन लॉर्ड लीटन के वायसराय बन के आने पर अफगानिस्तान के प्रति है ना अपनाई गई नीति में परिवर्तन हुआ। कुशल आक्रमण्यता की नीति के स्थान पर अग्रगामी नीति का अनुसरण हुआ। मेजर सैंडमन की बलूचिस्तान में गवर्नर जनरल के रूप में नियुक्ति की गई। साथ बलूचिस्तान में हस्तक्षेप न करने के स्थान पर हस्तक्षेप की नीति को अपनाया गया था। ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वर्नाकुलर प्रेस या भारतीय भाषा समाचार अधिनियम, ये 1878, ये इकलौता आपका इंपॉर्टेंट है। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसके समय में आया, पारित किया गया? डायरेक्ट करिए, सीधा उठा के डालता है ना। इस अधिनियम को क्या कहा गया? मुंह बंद करने वाला अधिनियम भी कहा गया। भाई जब प्रेस पर लगा देंगे हम, प्रेस अगर हम एक प्रकार का प्रतिबंध लगा देंगे तो बंदी हो गया। और स्किन पेरी ने इस अधिनियम को विपरीतगामी और असत तथा भारत की प्रगति के लिए घातक बताया। श्री जी ने आकाश वज्रपात भी कहा। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 किसके समय? लॉर्ड लिटन के समय में। इसे क्या कहा? मुंह बंद वाला अधिनियम कहा, है ना। SN जी ने इसे क्या कहा? आकाश वज्रपात कहा। अगर उठा के यहाँ से क्वेश्चन अगर नहीं पढ़ेंगे छूट जाएगा परीक्षा में, तो आप इसको एक एक बिंदु को अच्छे से पढ़ें, अध्ययन। अब बात देख लीजिए, अब बात होगी आपकी
सर पीसी एल्बर्ट वायसराय की परिषद के विधि सदस्य, तो वायसराय की परिषद के कानूनी सदस्य थे पीसी एल्बर्ट। 2 फरवरी 1883 को विधान परिषद में एक विधेयक प्रस्तुत किया जिसे एल्बर्ट बिल की संज्ञा दी गई। मोस्ट इंपॉर्टेंट याद करो इसको, एल्बर्ट बिल पेश किया गया फरवरी 1883, 2 फरवरी 1883। किसके समय में पेश किया भाई? ठीक है, कौन था इस, किसने किया? तो पीसी एल्बर्ट ने किया था। इस विधेयक का उद्देश्य था कि जाति भेद पर आधारित सभी न्यायिक अयोग्यताएं तुरंत समाप्त कर जाए और भारत तथा यूरोपीय न्यायाधीशों की शक्तियां समान कर दी जाए, इक्वल। जैसे विधेयक पारित किया गया, एक बवंडर खड़ा हो गया। यूरोपीय लोगों ने इसे अपने विशेषाधिकारों पर कुठाराघात बताया। कुठाराघात मतलब फांसी से हत्या, आक्रमण। जाता है कि पेश तो ठीक ही था, कहा गया कि भाई सारी शक्तियां क्या कर दी जाए? कर दी जाए। जो भारतीय और यूरोपीय न्यायाधीशों की शक्तियां हैं मान कर दी, लेकिन ऐसा भारतीय न्यायाधीशों की और यूरोपियों की अलग थी। एल्बर्ट बिल में कहा कि भाई इसको कर दिया जाए। पीसी एल्बर्ट ने कहा 1883 डायरेक्ट याद रखिए। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है आपका लॉर्ड रिपन के काल की हम बात करेंगे। तो लॉर्ड रिपन को ब्रिटिश भारत के वायसराय सबसे अधिक, देखिए सबसे अधिक उदारवादी माना जाता है लॉर्ड रिपन को। उन्होंने 100 या उससे अधिक कार्यरत मजदूरों, फैक्ट्रियों में काम करने वाली महिलाओं तथा बच्चों के संबंध में कुछ उदारवादी नियम बनाए, जिन्हें प्रथम फैक्ट्री अधिनियम के रूप में जाना जाता है। तो प्रथम फैक्ट्री अधिनियम लॉर्ड रिपन के समय में आया था। इस अधिनियम में 7 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के फैक्ट्रियों में काम करने पर रोक लगा दी गई। कहा गया कि 7 वर्ष से कम उम्र का बच्चा है वो फैक्ट्री में नहीं करेगा। 12 वर्ष के बच्चों की कार्यवधि प्रतिदिन 9 घंटे तथा इन्हें महीने में 4 दिन की छुट्टी का प्रावधान किया। बताइए, ये इसमें भी तारीफ कर रहे हैं। वही जब 12 घंटे का बच्चा आज ढंग से स्कूल में सक्षम नहीं, ये 9 बजे तक काम करवाते थे, उससे 4 दिन की छुट्टी दी जाती थी। ठीक है, दूसरा अधिनियम 1891 में बनाया गया। पहला बनाया गया 1881, दूसरा बनाया गया 10 साल बाद 1891 में बनाया गया था। कहा जाता है इसमें सब मजदूरों के लिए साप्ताहिक छुट्टी की व्यवस्था की 1891 से। लॉर्ड मेयो के समय में सृजित स्थानीय शासन को वास्तविक स्थानीय शासन बनाने के लिए लॉर्ड रिपन ने उन्हें आवश्यक नियम प्रदान किए थे। तो अति महत्वपूर्ण पॉइंट्स, इन बिंदुओं को अच्छे से देखें। ठीक है, हम बात करें, देखिए बनाने के लिए रिपन ने उन्हें आवश्यक नियम प्रदान किए। इस लॉर्ड रिपन को आधुनिक भारत में स्थानीय शासन का जनक माना जाता है। भारत में स्थानीय शासन का जनक किसे माना जाता है? लॉर्ड रिपन को। चार्ल्स मेटकॉफ की बात करें तो ने प्रेस पर प्रतिबंध हटाया। समाचार पत्र का मुक्तिदाता के रूप में चार्ल्स मेटकॉफ को माना कहा जाता है। भारत में पुरातत्व सर्वेक्षण संबंधी प्रयास 1786 कलकत्ता में विलियम जोन्स द्वारा एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की गई। बहुत इंपॉर्टेंट, कलकत्ता में विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना के साथ प्रारंभ हुए। 1861 में लॉर्ड कैनिंग द्वारा अलेक्जेंडर कनिंघम को पुरातत्व सर्वेक्षक नियुक्त किया गया। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अलेक्जेंडर कनिंघम को प्रथम पुरातत्व सर्वेक्षक नियुक्त किया गया था। 1871 इसमें पुरातत्व सर्वेक्षक को सरकार ने कहा कि भाई अलग विभाग बना देते हैं, और सरकार ने विभाग बना। लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल 1899 से 1905 के दौरान वर्ष 1901 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को एकीकृत एवं केंद्रीकृत देते हुए जॉन मार्शल को इसका महानिदेशक नियुक्त किया गया। प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम 1904 है ना के द्वारा लॉर्ड कर्जन ने भारत में पहली बार ऐतिहासिक इमारत की सुरक्षा एवं मरम्मत की ओर ध्यान देते हुए 50,000 पाउंड की धनराशि आवंटन किया। भारतीय जो बड़ी पुरानी जो बिल्डिंगें हैं उनका संरक्षण किया जाए। देखिए गोपाल कृष्ण गोखले गांधी जी के गुरु माने जाते हैं, राजनीतिक गुरु, ने कर्जन के पास की तुलना मुगल सम्राट औरंगजेब से नवंबर 1905 लॉर्ड कर्जन के स्थान पर लॉर्ड कर्जन के स्थान पर 1905 में कौन आया?
लॉर्ड कर्जन स्थान पर लॉर्ड मिंटो आएगा। लॉर्ड मिंटो को भारत का वायसराय बनाया। अब लॉर्ड मिंटो को भारत का वायसराय नियुक्त कर लिया गया। जॉन मार्ले को भारत सचिव किया गया, है ना, यही कहलाता है ना मार्ले मिंटो, यही कहलाता है। इसके द्वारा किए गए सुधारों को मार्ले मिंटो सुधार 1909 सभी एग्जाम में पूछे के नाम जाना जाता है। इस अधिनियम के मुसलमानों के लिए पृथक मताधिकार, ये हो गया बवाल का जड़। मुसलमानों को पृथक मताधिकार तथा पृथक निर्वाचन क्षेत्र की स्थापना की। वायसराय समय भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थापित की गई। देखिए लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय में कलकत्ता से राजधानी को दिल्ली में स्थापित की गई। वायसराय लॉर्ड हार्डिंग 1911 में जॉर्ज पंचम एवं महारानी मेरी को बुलाया था। दिल्ली में भव्य दरबार का आयोजन किया गया। दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया। इसमें किया गया बंगाल विभाजन रद्द, इसमें किया गया बंगाल विभाजन रद्द, इसमें राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित की गई। ठीक है, दिल्ली दरबार भव्य रूप से किया गया, है ना। दिल्ली तृतीय के जानते हैं, इसी दरबार में बंगाल विभाजन रद्द किया गया, राजधानी के स्थानांतरण की घोषणा की गई। तो बच्चे ये जो आप देख रहे हैं और SSC GD, ठीक है, SSC GD दिल्ली पुलिस बैच स्टार्ट हो रहा है 18 तारीख से 18 सितंबर से। तो इस बैच को ज्वाइन करेंगे और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।